R&D बजट निकल। तो इस तरह से डिवाइड होता है। सपोज आपने बोला कि मैं टोटल रेवेन्यू का, जो आपका टोटल रेवेन्यू आएगा उसका 10% में R&D में खर्चा करूँ, तो टोटल बजट आएगा उसका 10% हम R&D में खर्च कर देंगे जो रेवेन्यू निकलेगा उसके बाद। तो वो इस तरह से डिवाइड होता है। जनरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टाइम बेस या एफर्ट बेस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं कि कितना ज्यादा एफर्ट या टाइम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ले रहा है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद भी कॉस्टिंग इसी के हिसाब से निकलेगा? व्हाट यू मीन टू से? देखिए सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद सेम चीज हो जाएगी, डेवलपमेंट की जगह उसके मैनेजिंग के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में मुझे 3 लोग लग रहे हैं जिनके 6-6 घंटे लग रहे हैं, तो वो उसकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो वहां पे बढ़ती जाएगी। वर्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैनेज करने हफ्ते में मुझे एक ही दिन देखना है, तो उसको मैं वहां पे ऐड नहीं करूंगा, तो वो हमारी कॉस्टिंग निकल जाएगी। नाउ बट ओवर ये दैट फिर जो अभी तक लेकिन जितना भी कॉस्ट पड़ा, लेट्स से इफ आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीस R&D सब कुछ मिला करके, एक्सक्लूडिंग रेंट और मंथली, एक्सक्लूडिंग रेंट, अब 60 लाख रुपए पड़े और सॉफ्टवेयर मेरा बन गया है, तो नाउ दैट 60 लाख विल बी माय फिक्स्ड कॉस्ट, एडिंग रेंट। नो नो नो, द फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट 60 लाख। इसमें R&D की कॉस्ट आपकी गई है, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। जो आपकी रेंट वगैरह और जो बेसिक जो एक कंपनी सेटअप करने में जो खर्चा जाता है ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने में खर्चा आया है या सॉफ्टवेयर को रन करने में जो खर्चा आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा। अगर वो सॉफ्टवेयर ना बनाते, अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट ना बनाओ, तो आपका जो खर्चा है वो आपका फिक्स कॉस्ट है। ओके, तो ये आप कह रहे हो फिर, लेकिन मतलब मेरा कंफ्यूजन अभी भी वही है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद जब सेल कर रहे हैं तो जी, सॉफ्टवेयर बनने के बाद सुनिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने जो कंपनी बनाई है, हैव यू मेड कंपनी फॉर दिस सिंगल सॉफ्टवेयर? नहीं। यस, आपने कंपनी बनाई है फॉर एन विजन ऑफ 5 ईयर 10 ईयर्स। तो अगर जब आपका R&D बजट ज्यादा होता है तो यू कैन नॉट टेक आउट एवरीथिंग इन दिस सिंगल प्रोडक्ट। अब नाउ यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि आप 5 साल में अपना R&D बजट निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो आप अपने R&D बजट का, जितना आपका R&D बजट गया है, जैसे 60 लाख आपका R&D बजट है, तो उसमें से आपने बोला कि 5 साल में अगर मुझे करना है तो पहले साल में मैं 15 लाख रुपए इसके अंदर डालूंगा और 15 लाख रुपए इसमें से रिकवर करूंगा। सेकेंड ईयर आई विल अगेन, तो आप जब 5 साल तक आएंगे तो आपका पूरा R&D बजट रिकवर हो चुका हो। R&D बजट के साथ दिक्कत ये होती है कि वो पहले साल में पूरा रिकवर करने जाते हैं, तो हमारी जो प्राइसेस हैं हमारे जो प्रोडक्ट की, वो शूट अप इतनी ज्यादा हो जाती है दैट इट बिकम अनकंज्यूमेबल। गॉट इट। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसको आपको कितने साल में धीरे धीरे रिकवर करना है, और इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जनरली जो R&D कंपनीज होती है उनके ब्रेक इवन पॉइंट 3-4-5 साल में जाके अचीव होते हैं। वंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड, देन दिस होल इज अबाउट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। गॉट इट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। और हाँ, ये सब बनाने के बाद आई एम सॉरी, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। अभी SaaS मॉडल में अगर जा रहे हैं हम जी, तो उस समय कॉस्टिंग स्ट्रेटेजी कैसा होगा, कीपिंग ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी टॉक्ड इन द माइंड? कैश मॉडल एज इन वन टाइम सेल कर रहे हैं आप? नहीं, SaaS मॉडल। SaaS मॉडल में जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल, MRR पे या ARR पे? या सो इसका SaaS मॉडल के अंदर बेसिकली सिस्टम ये रहता है कि यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अ कंप्लीट ईयर। तो SaaS मॉडल से आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल रेवेन्यू आ जाएगा कि आपने कितना निकाला है। अब उसके अंदर मार्जिन भी है और कॉस्टिंग भी है, आपकी सारी कॉस्टिंग और आपके मार्जिन उसके अंदर कवर हो जाने चाहिए। उसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी आता है, आपको मार्केटिंग कॉस्ट का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कितनी कर रहा हूँ। और एक बेसिक अचीव बनाया कि जब मान लो SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल है, सो यू नीड टू टारगेट कि अगर मैं 100 सब्सक्रिप्शन इस महीने में निकाल लूंगा या साल भर में निकाल लूंगा, देन आई विल बी एबल टू रीच माय टारगेट। यू हैव टू डिवाइड योर टारगेट इनटू सब पार्ट्स एंड देन give that particular based on target you have to create a subscription model, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं कमा सकता। नाउ आई नीड टू टारगेट कि मुझे 1000 रुपए के कम से कम 100 लोग चाहिए, तब जाके मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ओके, इट्स जस्ट लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम जो पूरा कॉस्टिंग निकाले थे, कीपिंग द R&D बजट का 15% इन ऑल, उसके बाद जो हमारे पर्टिकुलर कॉस्ट निकल रहा है, उस कॉस्ट को हम जो सैलरी और ये सारे मेंटेनेंस कॉस्ट हैं, इन सबको ऐड करके टाइम बाउंड या टाइम बेस्ड करके, उसके बाद उसको 12 से डिवाइड करके फिर उसको एज अ SaaS वैल्यू डाल दें।
डाल सकते हैं, इस तरह से आप उसको डाल सकते हैं। इस सेम लाइक आपने जैसे नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट डालने में हो सकता है महीने का रेंट आपका 1 लाख रुपए, आपको मिला के 5 लाख रुपए महीना खर्चा जा रहा है, पर एक बच्चे से 5 लाख रुपए नहीं ले सकते, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में कम से कम 100 बच्चे आएंगे, तो उस हिसाब से हमने बोल दिया कि हम एक बच्चे से 500 रुपए अगर फीस लेंगे महीने की, 1000 रुपए फीस लेंगे, तो उस हिसाब से हमारा खर्चा रिकवर हो। So for a SaaS subscription, it is very important to target a number at least we want to achieve. Okay, got it. Thank you. Thank you. Yeah. So अगर हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज वर्क नहीं करता है, लो जाता है, then what happens is competitive advantage हमें क्या बोलते हैं मिलता है, मार्जिन चले जाते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मार्केट सब पार वैल्यू का दिखाई दे हमारा प्रोडक्ट. So these are the things that happens when you use lower pricing strategies as well. So I hope I'm able to make some understanding around it. So both high and low create a problem in the market. We need to exactly find the most optimized position. Also one very important thing, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, pricing is not a one time decision. You need to keep updating it based on the business scenario around. जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, सपोज आपके कॉम्पिटिटर ने अपना प्राइस 500 रुपए बढ़ा दिया. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस नाउ, आइदर टू इंक्रीज योर मार्जिन और आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, और टू कीप एट द सेम प्राइस एंड प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन. किसी भी बिजनेस में दोनों तरीके गलत नहीं है. इट इज फॉर यू टू डिसाइड एंड एक्सपेरिमेंट कब कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छे से वर्क करे. समटाइम क्या होता है, क्योंकि आपकी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बढ़ रही है, दैट्स व्हाई योर कॉम्पिटिटर हैज इंक्रीज्ड द प्राइस. अब अगर उसको फायर फाइट करने के लिए आप अपना प्राइस सेम रखते हैं, you will end up making an unsustainable business. But sometimes the decision about the increase in price is about positioning. Maybe you want to position someone else. So on these parameters, the pricing is decided. Although the psychology of a person, the trend, like Diwali दशहरा आ रहा है, तो उस समय किस तरह की प्राइसिंग होगी, सीजन एंड आ रहा है तो उस समय किस तरह की प्राइसिंग होगी. This is a test and iterative process which we always apply and create the solution. तो प्राइसिंग हमें समझ में आ गई, रेवेन्यू और कॉस्टिंग हमको समझ में आ गई. अब तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी? ओके, आई हैव क्लियर. नाउ देखो सैंपल प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम देखते हैं कुछ सारी. Spotify started with freemium model and it catered the audience using freemium model and then drove them to premium model. इस Spotify का प्रोसेस. Airbnb ने क्या किया, इट वर्क्स ऑन डायनेमिक प्राइसिंग, कि जहां पे डिमांड बढ़ती है, जहां पे कुछ अच्छा हो रहा होता है, वहां पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अदरवाइज नीचे आ जाते हैं. डॉलर शेव क्लब, दिस अगेन अ कंपनी, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज कर रहे हैं. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत पैसा बचेगा, वर्सेस आप वन टाइम यूजर बनेंगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा. तो रिपीट कस्टमर बढ़ाने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज बहुत वर्क करती हैं. तो एवरी स्ट्रेटजी हैज अ प्रो एंड कॉन. आपकी इंडस्ट्री के बेस पे, आपकी पोजीशनिंग की बेसिस के ऊपर आप अपना मॉडल डिसाइड कर सकते हैं. नाउ you have to go to your venture activity, and on your venture activity after the competitor analysis you have to build your revenue model specifically. कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, आपको सब चीजें देखनी पड़ेगी. So अब कुछ क्वेश्चंस हैं. As you already have an idea, these questions are very important for all of you. Now take your idea in your mind, जो idea जिस पर आप वर्क कर रहे हैं. Now does your venture as a single revenue model or multiple? सबसे पहले आपको सोचना है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें सिंगल रेवेन्यू मॉडल होगा कि मल्टीपल हो सकते हैं. राइट इट डाउन. कैन रेवेन्यू मॉडल इवॉल्व और सो ट्रिगर देयर इवोल्यूशन. अब आपका रेवेन्यू मॉडल अभी आप सोच रहे हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर आप सोचते हैं कि ये इवॉल्व हो सकता है. राइट इट डाउन. हाउ इज द रेवेन्यू मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और रेवेन्यू मॉडल में क्या फर्क है? रेवेन्यू मॉडल आपका पूरा कैश फ्लो बताता है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, पैसा आपके पास आएगा, आप रॉ मटेरियल में देंगे, कॉस्टिंग क्या होगी, कितने टाइम में कॉस्टिंग होगी, पूरा रेवेन्यू मॉडल आता है. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज अ नियर टर्म स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड टू बूस्ट द सेल्स.
कि आप किस तरह से सेल्स को बूस्ट कर सकते हो. So pricing strategy is a short term thing. Revenue model is something that is relatively long. And now finally you have to develop a effective pricing strategy. मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज कह रहा हूँ कि as you are in this particular boot camp, this is not a theoretical boot. इस boot camp के अंदर आपको आपके real idea पे काम करना है. And after this particular venture activity, what we expect as an organizer कि आपके पास ये सारी डिटेल आपके आइडिया की. So I guess this is making sense to all of you. तो जब मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, इट इज बेसिकली बिकॉज वी वांट कि आप बनाएं अपनी स्ट्रेटेजीज और अपने आइडिया के लिए बनाएं. ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम कमिंग. Yes everyone, I have shared with you the attendance link. Please fill the form as per your comfort. Okay, now let's go to another thing. Yeah. So far what we have discussed is about the business model, the revenue model of what we have, and how it works. So if you have any doubt by now, you can discuss with me, and just revise the case study for the next class. Thank you. This is the first session we have. Now we will move to the second section. Do you need a break or should I start it right away? 10-minute break, sir. Okay, let's meet at 10:10. Okay. 11:10. Sorry, yeah, 11:10. Yeah. Okay, sir. Thank you.